नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल देव प्रथमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। पिछले 2 लेक्चर में मैंने जो है कि भारत के संवैधानिक विकास के पार्ट 1 और पार्ट 2 को बताया। पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि भारत के संवैधानिक विकास को पढ़ने के हिसाब से यानी पढ़ने के सहूलियत से 2 भागों में बांटा गया था। पहला भाग था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन और दूसरा था ब्रिटेन सरकार के शासन के अधीन। ठीक है, तो पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा? तो पहले पार्ट में हमने 1600 का चार्टर्ड एक्ट पढ़ा, 1726 का चार्टर्ड एक्ट पढ़ा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा, 1793 का चार्टर्ड एक्ट पढ़ा, 1813 का चार्टर्ड एक्ट पढ़ा, 1833 का चार्टर्ड एक्ट पढ़ा और 1853 का चार्टर्ड एक्ट पढ़ा। देखिए, फर्स्ट पार्ट जो आया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। इसमें 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया था। पहले पार्ट में हमने 1600 से लेके 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट तक पढ़ा और दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा 1793 के चार्टर्ड एक्ट से लेके 1853 के चार्टर्ड एक्ट यानी 1858 के भारत शासन अधिनियम में, जहां पर महारानी विक्टोरिया का आज्ञा पत्र आता है। और आज्ञा पत्र कब आता है? जब 1857 का भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जाता है। उसके बाद ब्रिटेन को ये लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को यहाँ पर क्या कर देना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए। और महारानी विक्टोरिया द्वारा 2 अगस्त 1858 में एक अधिनियम आती है, इस अधिनियम को स्वीकृति मिलती है और उसी अधिनियम के जरिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में क्या कर दिया जाता है? समाप्त हो जाता है। और भारत का जो प्रत्यक्ष जो शासन रहता है वो ब्रिटेन अपने हाथों में क्या कर लेता है? ले लेता है। इसके साथ ही भारत में गवर्नर जनरल, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल होते थे, उनके पद को समाप्त कर दिया जाता है और भारत में एक नए पद यानी वायसराय का क्या होता है? सृजन होता है। यहाँ से जो एक्ट शुरू होता है उसको भारत शासन अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ से जो एक्ट शुरू होता है उसको भारत शासन अधिनियम कहते हैं। क्यों भारत शासन अधिनियम कहते हैं? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की मध्यस्थता बीच में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की मध्यस्थता का मतलब कि पहले जो था उस समय त्रिकोणीय था। ठीक है, यहाँ पर ब्रिटेन था और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ये होता था भारत। तो ब्रिटेन कोई भी एक्ट लागू करता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे लागू करता था और ईस्ट इंडिया कंपनी उसको किस पे लागू करती थी? भारत पे करती थी। ये कब होता था? तो 1858 के चार्टर्ड एक्ट के पहले होता था। ठीक है, बाद में क्या हुआ? 1858 का जब चार्टर्ड एक्ट आया, इसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने के बाद भारत की सत्ता को ब्रिटेन प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले लिया। और अब जो भी चार्टर, जो भी नियम या जो भी अधिनियम बनते थे वो डायरेक्ट ब्रिटेन जो बनाती थी वो भारत के लिए बनाती थी। तो ऐसी स्थिति में जब ये एक्ट आता था, इनको क्या बोला गया? भारत शासन अधिनियम। अब भारत शासन अधिनियम में ब्रिटेन के अंतर्गत कितने एक्ट आए? तो सबसे पहला एक्ट आया 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आया। ये प्रथम वायसराय थे। 1858 में भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इन्हीं के शासनकाल में 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। दूसरा आया 1861 का भारत शासन अधिनियम। तीसरा 1892 का भारत शासन परिषद अधिनियम। 1909 का भारत शासन अधिनियम, ऐसे मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। 1919 में भारत शासन अधिनियम आया, इसको मॉन्टेनेग्रो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। उसके बाद से 1935, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अधिनियम रहता है 1935 का अधिनियम। इसको भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आगे जब ये पार्ट आएगा तो इसमें बताया जाएगा कि क्यों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और लास्ट में 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है और इसी अधिनियम के तहत भारत को 15 अगस्त 1947 को क्या मिल जाती है? स्वतंत्रता मिल जाती है। तो इन्हीं एक्टों को समराइज करना है। 2 पार्ट में हमने इस एक्ट को पढ़ लिया है। इस एक्ट को एक ही पार्ट में खत्म करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1861 का अधिनियम। ठीक है ना, भारत का
शासन अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि यहीं से भारत में संवैधानिक विकास का कार्यक्रम क्या हुआ, धीरे धीरे शुरू हुआ। इसी एक्ट के तहत केंद्रीय विधान परिषद में, जैसे यहाँ लिखा है कि केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 5 कर दी गई। पहले 4 भारतीयों को रखा जाता था, लेकिन वो नाम मात्र के होते थे, इनके कोई कार्यकारिणी परिषद में कोई विशेष रोल नहीं होता था। इनके सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 5 कर दी गई। ठीक है, उसके बाद से गवर्नर जनरल को, जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल यानी वायसराय जो होता था, उसको अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त हुआ। अध्यादेश जारी करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ, संकटकालीन स्थितियों में, जब विधान परिषदें जब थी, बैठकें नहीं होती थी, तो अचानक कोई संकट आ जाता था, तो उस समय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की क्या मिली, शक्ति मिली। ठीक उसी प्रकार से जैसे आज के वर्तमान समय में भारत का राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत क्या करता है, अपना अध्यादेश जारी करता है। और राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है, तो आप लोगों को पता है, जब लोकसभा की कार्रवाई, लोकसभा भंग हो और राज्यसभा की कार्रवाई न चलती हो, उस समय राष्ट्रपति क्या करता है, अपना अध्यादेश जारी करता है। इसी प्रकार से गवर्नर जनरल यानी वायसराय को भी जो है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। 1861 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत ही विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग क्या किया गया, प्राप्त किया गया। आपको पता है कि 1861 में ही आईपीसी इंडियन पेनल कोड का निर्माण किया गया, और कौन किए थे, लॉर्ड मैकॉले ने आईपीसी का जो है कि क्या किया था, निर्माण किया था। चलिए आइए देखते हैं 1861 के अधिनियम के बाद से एक एक्ट आता है 1892 का अधिनियम। 1892 का भारत शासन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम रहता है, क्योंकि इसमें केंद्रीय व्यवस्थापिकाओं में भारतीयों की संख्या 10, न्यूनतम 10 और अधिकतम कितनी की जाती है, 16 की जाती है। तो पहला पॉइंट यही होगा, इसमें बोला गया केंद्रीय व्यवस्थापिका में भारतीय सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 तथा अधिकतम कितनी की गई, अधिकतम 16 की गई। और ये सदस्य जो होते थे वो क्या होते थे, नामित होते थे। नामित का मतलब नामजद होते थे, नॉमिनेटेड होते थे, इनका इलेक्शंस नहीं किया जाता था। दूसरा जो है कि इसी के शासन के अंतर्गत बजट पे जो है कि बहस करने का इसी शासन के अंदर बजट पे बहस करने का क्या हुआ, अधिकार प्राप्त हुआ भारतीयों को। किसको अधिकार प्राप्त हुआ, तो भारतीयों को बजट पे बहस करने का अधिकार भारतीयों को क्या हुआ, प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पर लिखा गया निर्वाचन पद्धति अपनाई गई। निर्वाचन पद्धति अपनाई गई। ठीक है, यहाँ पर दिया गया बजट पे बहस करने का अधिकार तो प्राप्त हुआ, लेकिन उन्हें जो था मतदान करने का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ था। मतदान यानी भारतीयों को बजट पे मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है ना, बजट पे मतदान करने का अधिकार प्राप्त था, और ना ही उन्हें बजट पे पूरक प्रश्न पूछने का अनुमति दी गई थी, और ना ही बजट पे उन्हें पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई थी। पूरक प्रश्न का क्या मतलब था कि बजट पे इनको बहस करने का अधिकार मिला, बजट पे बोलने का अधिकार मिला। बहस से बढ़िया होगा कि आप यहाँ पर लिख दीजिए बोलने का। बजट पे बोलने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, बजट पे एक बार वो प्रश्न पूछ सकते थे, और उस प्रश्न का अगर उन्हें जवाब मिल जाता था तो दोबारा उस प्रश्न के ऊपर प्रश्न वो पूछ नहीं सकते थे। इसी को बोला गया पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति
जो थी पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई थी, ठीक है ना। तो भारतीयों को बजट पे बोलने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1892 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, लेकिन उन्हें पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई। निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया, पहली बार बजट के लिए निर्वाचन पद्धति को क्या किया गया? अपनाया गया। भारतीयों को मतदान करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं था। तो इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण बात क्या था कि इस एक्ट के तहत भारतीयों को बजट पे बोलने का अधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन जो है कि न तो बजट पे मतदान करने का अधिकार प्राप्त था और न ही भारतीयों को बजट पे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति थी, ठीक है। 1892 से पहले आपको पता है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हो चुकी थी? स्थापना हो चुकी थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक सशक्त संस्था के रूप में भारत में क्या हो रही थी? उभर रही थी। तो इसीलिए संवैधानिक दृष्टि से या फिर लिबरल हो के जो है कि स्वतंत्रता के दृष्टि से देखा जाए तो इनको बजट पे बहस करने की अनुमति अंग्रेजों द्वारा दी गई। तो सबसे महत्वपूर्ण काम 1892 के चार्टर एक्ट यानी 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत बजट पे किया गया, ठीक है। केंद्रीय व्यवस्थाओं में न्यूनतम भारतीय सदस्यों की संख्या 10 और अधिकतम कितनी की गई? 16 की गई, ठीक है ना। 10 से कम नहीं रख सकते थे और 16 से अधिक नहीं रख सकते थे, ठीक है। इसके बाद एक एक्ट आता है 1909 में, जिसको बोला जाता है भारतीय शासन अधिनियम 1909 या मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। चलिए आइए देखते हैं मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्या था। तो देखिए तीसरा था आपका भारत शासन अधिनियम 1909 या मॉर्ले मिंटो, ठीक है, सुधार अधिनियम, ठीक है ना। क्या बोला गया? भारत शासन अधिनियम 1909 या मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसी भारत शासन अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी बोला जाता है। और यह एक्ट कब आया था? तो 1909 में आया था। इस एक्ट की प्रमुख बात क्या थी? तो इस एक्ट का प्रमुख बात ये था कि इसको सबसे पहले तो ये जान जाए कि मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों बोला गया। और मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के पहले आपको थोड़ा सा ये जानना होगा कि मॉर्ले कौन थे और मिंटो कौन थे। तो उस समय जो मॉर्ले थे, जॉन मॉर्ले थे, वो भारत के क्या थे? सचिव थे। क्या थे? भारत के सचिव थे, ठीक है ना। और मिंटो कौन थे? तो मिंटो उस समय भारत के क्या थे? वायसराय थे। भारत के वायसराय थे, यानी कि भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। और भारत के सचिव कौन थे? मॉर्ले थे, ठीक है, जॉन मॉर्ले। तो इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया, ठीक है। इस एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या थी? तो इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण काम ये था कि इस एक्ट के तहत पहली बार हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डालने का क्या किया गया? प्रयास किया गया। ये प्रयास क्यों किया गया? तो आपको पता होगा कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता में क्या पड़ गई? दरार पड़ गई। और यह दरार सबसे बड़ा कब हुआ? 31 दिसंबर, याद होगा डेट तो बताएंगे आप लोग। 31 दिसंबर 1906 में जो है कि क्या हुआ? 31 दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की क्या हो गई? स्थापना हो गई। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ठीक है। तो इन दोनों घटनाओं से क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम एकता में क्या हो गया? प्रखर रूप से
दरार पड़ गई। इसी दरार को खाई के रूप में बदलने के लिए 1909 में एक सुधार अधिनियम आया जिसको मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोला गया। और मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत ही क्या कर दिया गया, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की क्या कर दी गई, घोषणा कर दी गई। और यह घोषणा किस आधार पर की गई, तो फूट डालो राज करो की नीति के तहत अंग्रेजों को लगा कि मुस्लिम लीग एक अलग संस्था हो गई है, वो हिंदुओं से क्या हो चुकी है, अलग हो चुकी है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे देना चाहिए जिससे वो कभी भी एक दूसरे से क्या हो, एकजुट, एकता में एकजुट न होके आगे की जो भी आंदोलन हो उसमें ये क्या हो, भारतीय आंदोलन क्या हो, कमजोर करने की कोशिश की गई। इसीलिए इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया गया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा कर दी गई। ठीक है, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की गई। कब की गई, तो 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। ठीक है ना, 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत क्या किया गया, तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा कर दी गई। क्या कह दिया गया, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा कर दी गई। अब पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्या होता था, तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब ये था जैसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जहाँ पर होंगे वहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट ही क्या होंगे, उम्मीदवार होंगे और उन्हें मतदान करने का अधिकार भी किसको होगा, केवल मुस्लिम कैंडिडेटों को या मुस्लिम व्यक्तियों को ही उन्हें मतदान करने का क्या होगा, अधिकार होगा। इसके तहत जो नीति चलाई गई उसको बोला गया फूट डालो और राज करो नीति के तहत, राज करो नीति के तहत ये कार्य किया गया। ठीक है, इसके बाद से दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या हुआ, इस एक्ट के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा कर दी गई, लेकिन निर्वाचन में भारतीयों को भाग लेना अभी भी जो है कि केंद्रीय विधान परिषद में जो मतदान करने का अधिकार अभी भी भारतीयों को क्या था, नहीं था। ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात थी। ठीक है, इसी के बाद 1909 के एक्ट के बाद मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के महज 2 वर्ष बाद 1911 में तृतीय यानी तीसरा दिल्ली दरबार क्या किया गया, आयोजित किया गया। अब तीसरा दिल्ली दरबार कब क्यों आयोजित किया गया, तो ब्रिटेन के महाराजा जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी मैरी का आगमन कहाँ हुआ था, भारत हुआ था, जिन्हीं के उपलक्ष्य जिनके स्वागत के उपलक्ष्य में दिल्ली में एक भव्य दरबार का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। और दिल्ली में जब भव्य दरबार का आयोजन किया गया था तो 1911 में जब जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार में पहुंचते हैं तो उसी समय वो क्या करते हैं, बंगाल विभाजन के निर्णय को क्या कर देते हैं, रद्द करते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाने की क्या कर दी जाती है, घोषणा कर दी जाती है। देखिए, तो इस एक्ट के जरिए तो ये सबसे महत्वपूर्ण काम था, लेकिन इस एक्ट के अलावा और महत्वपूर्ण काम क्या हुए, तो इस एक्ट के अलावा जॉर्ज पंचम जब भारत आए तो उन्होंने क्या कर दिया, बंगाल विभाजन को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। किस दरबार में, तो तीसरे दिल्ली दरबार में, तीसरे दिल्ली दरबार में क्या किया गया, तो सबसे पहले आया कौन था, तो जॉर्ज पंचम। ठीक है ना, जॉर्ज पंचम। ठीक है, और उनकी महारानी कौन थी, महारानी मैरी थी। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न यहाँ भी पूछा जाता है कि बताइए तीसरी दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था, तो आपको लगेगा कि ये लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड मिंटो ही होंगे, तो ये गलत है। उस समय तीसरे दिल्ली दरबार के समय यानी 1911 में लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है ना, लॉर्ड हार्डिंग भारत के क्या थे, वायसराय थे। तो यहाँ पर कभी नोट डाउन कर लीजिएगा कि तीसरे दिल्ली दरबार के समय लॉर्ड हार्डिंग जो थे वो भारत के क्या थे, वायसराय थे। ठीक है ना, भारत के वायसराय थे। 1909 में लॉर्ड मिंटो जो थे चले गए थे, तो उन्हीं के स्थान पर कौन आया था, लॉर्ड हार्डिंग आए थे। तो 1911 में जो थे भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग था। और इन्हीं के शासनकाल में तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया। और तीसरे दिल्ली दरबार का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या था,
तो तीसरे दिल्ली दरबार का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या था? बंगाल के विभाजन को रद्द करना। क्या करना? बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या हुआ? कलकत्ता से दिल्ली, ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली भारतीय राजधानी को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव लिखा गया। भारतीय कलकत्ता से दिल्ली भारतीय राजधानी को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया गया। स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया गया। ठीक है ना, स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया गया। तो प्रश्न यहाँ पूछा जाता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी कब बनी? तो देखिए 1911 में प्रस्ताव किया गया था। क्या किया गया था? 1911 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी कब बनी? तो 1912 में। दोनों प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पहला पूछा जाएगा कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में की गई। लेकिन जब दूसरा क्वेश्चन इसी तरीके का सेम पैटर्न का क्वेश्चन जब पूछा जाए कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी कब बनी, तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी 1912 में बनी। ठीक है ना, तो दिल्ली, ठीक है, को राजधानी बनाने का प्रस्ताव 1911 में। ठीक है, और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी कब बनी? दिल्ली राजधानी बनी कब बनी? तो 1912 में। ये दोनों महत्वपूर्ण डेट है, परीक्षा में दोनों लगता है। लोग सिमिलर क्वेश्चन होने की वजह से प्रस्ताव और बनने में ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी लोग 1911 याद करके जो गए होते हैं वो 1911 लगाते हैं, और जो 1912 लगाते हैं वो 1912। तो देखिए बनी और प्रस्ताव में अंतर है। कोई भी चीज़ का प्रस्ताव करने के बाद वो तुरंत निर्माण नहीं हो जाता है, बनने में उसको कोई समय लगता है। तो स्टेबलाइजेशन का और डिक्लेरेशन का दोनों का समय क्या क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो 1900 मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के अंतर्गत ये सब इतने कार्य किए गए। एक और महत्वपूर्ण काम किया गया 1909 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत मॉर्ले ने मिंटो को पत्र में लिखा कि हम एक ऐसा, ठीक है, सांप के विष को बो रहे हैं जिसकी फसल क्या होगी? अत्यंत विषैली होगी। ये स्टेटमेंट किसका रहता है? तो ये स्टेटमेंट मॉर्ले का रहता है। जॉन मॉर्ले जो होते हैं वो अपने पत्र में लिखते हैं पृथक निर्वाचन क्षेत्र के संदर्भ में कि हम एक ऐसे नाग के दांत के विष का बीज बो रहे हैं जिसकी फसल क्या होगी? अत्यंत विषैली होगी। और संभवतः है कि ये विषैली होती ही है। जब कम्युनिटी हिंदू मुस्लिम एकता जब ये मिल जाते हैं फिर से 1916 में एनी बेसेंट के अथक प्रयासों से जब मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देती है, तब इनका जो कथन होता है ये सत्य हो जाता है। ठीक है, तो 1909 के मॉर्ले मिंटो अधिनियम के बाद 10 वर्ष बाद एक और एक्ट आता है जिसको बोला गया 1919 का मॉन्टेनेग्रो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। 1919 का मॉन्टेनेग्रो 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के 10 वर्ष बाद जो एक्ट आता है उसको भारत सरकार अधिनियम 1919 बोला गया। इसे मॉन्टेनेग्रो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी बोला जाता है और इसे रोलेक्ट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। रोलेक्ट एक्ट क्यों कहा गया? रोलेक्ट एक्ट को भारत में काला कानून के नाम से भी जाना गया। काला कानून क्यों कहा गया, रोलेक्ट एक्ट क्यों कहा गया, ये बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या था। इस समय मॉन्टेनेग्रो जो थे वो भारत के क्या थे? सचिव थे। और चेम्सफोर्ड कौन थे? भारत के वायस राय थे।
ठीक है। चूंकि 1916 में मैं पहले ही बता चुका हूं कि मुस्लिम लीग जो था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्या हो गया, मिलकर कार्य करना साथ शुरू कर दिया। तो अंग्रेजों को लगा कि हिंदू मुस्लिम तो एक हो गए फिर से, लेकिन जो हिंदुओं का तीसरा वर्ग है यानी कम सांप्रदायिक धर्म का जो तीसरा वर्ग है वो है सिख, और सिख हिंदू मुस्लिम से क्या थे, अलग थे। तो उन्होंने सिखों को भड़काना क्या किया, शुरू किया, और इसी नीति के तहत उन्होंने सिखों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की क्या कर दी गई, घोषणा कर दी। 1919 में मॉन्टेनेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत या भारत सरकार शासन के अधिनियम के तहत सबसे महत्वपूर्ण काम क्या हुआ, सिखों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की क्या कर दी गई, घोषणा कर दी गई। अब सिख बाहुल्य क्षेत्र में केवल सिख ही उम्मीदवार क्या हो सकता था, चुनाव के लिए उठ सकता था, और उसे मतदान करने का भी अधिकार किसको था, केवल सिखों को था। तो इस प्रकार से सिखों को हिंदू मुस्लिम से क्या किया गया, अलग थलग रखने की कोशिश की गई। इसी एक्ट के तहत पहली बार भारतीय महिलाओं को मतदान करने का क्या हुआ, अधिकार प्राप्त हुआ। यानी कि पूछा जाता है कि इस एक्ट के तहत पहली बार भारतीय महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो 1919 के मॉन्टेनेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत पहली बार भारतीय महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। भारतीय संसद में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 12 क्या कर दी गई, निश्चित कर दी गई। यानी कि कम से कम 8 सदस्य और अधिकतम से अधिकतम कितने होंगे, 12 होंगे। किसमें होंगे, तो इंडियन काउंसिल, ठीक है ना, इंडियन काउंसिल्स में जो होंगे उन सदस्यों की संख्या कितनी होगी, न्यूनतम 8 और अधिकतम 12, ठीक है। इसके बाद से प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का मतलब कि आप जिसको चाहते हैं उस कैंडिडेट को आप क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, इसको बोला गया प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, ठीक है। उसके बाद से प्रांतों में देखिए द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई पहली बार, ठीक है ना, पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन यानी दोहरी शासन प्रणाली क्या की गई, अपनाई गई। एक लोकल गवर्नेंस, उसके बाद से सेंट्रल गवर्नेंस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद से लोकल गवर्नेंस जो हुआ, इसी को द्वैध शासन प्रणाली द्वैध शासन प्रणाली बोला गया। और द्वैध शासन प्रणाली का जनक कौन थे, तो द्वैध शासन प्रणाली के जनक कौन थे, लियोनस कॉर्टियस थे। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि द्वैध शासन प्रणाली का जनक कौन था, तो द्वैध शासन प्रणाली का जनक कौन थे, लियोनस कॉर्टियस थे। इस द्वैध प्रणाली का जो है कि सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिला, तो इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था डायरकी। डायरकी में ही लियोनस कॉर्टियस ने द्वैध शासन प्रणाली का क्या किया है, उल्लेख किया है, जिसे भारत में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। चूंकि 1919 के एक्ट को रोलेट एक्ट भी बोला जाता है, ठीक है, काला कानून भी बोला जाता है। तो काला कानून इसलिए बोला जाता था क्योंकि उस समय जो थे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन बहुत ज़्यादा होते थे, और क्रांतिकारी आंदोलन होने की वजह से अंग्रेज जो होता था उसको दबाने में क्या होते थे, विफल होते थे। तो 1919 में एक एक्ट लाया गया, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक एक्ट आया जिसको रोलेट एक्ट बोला गया, जिसे भारत में काला कानून बोला गया। काला कानून इसलिए बोला गया क्योंकि इस एक्ट में बोला गया था कि जिस किसी भी भारतीय व्यक्ति पर अंग्रेजों को शक होगा, अंग्रेज उसे तुरंत क्या कर सकता था, गिरफ्तार कर सकता था। न तो अंग्रेज को किसी व्यक्ति को ये बताने की ज़रूरत पड़ती थी कि वो किस जुर्म के लिए गिरफ्तार कर रहा है, न तो उसे कभी ये उस व्यक्ति को कोई वकील रखने की ज़रूरत होती थी। अंग्रेज जब चाहते थे, जिसको चाहते थे उसको क्या कर सकते थे, गिरफ्तार कर सकते थे। इसीलिए इस एक्ट को एक और नाम से जाना गया, ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील वाला एक्ट। यानी कि आपको कोई गिरफ्तार कर सकता था तो इसमें आप कहीं अपील भी नहीं कर सकते थे, अपने पक्ष में कोई आप बात भी नहीं कर सकते थे, और अपनी सुनवाई के लिए किसी वकील को भी नहीं रख सकते थे। तो ऐसे एक्ट को क्या बोला गया, काला कानून की संज्ञा दी गई। चूंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और जलियांवाला बाग हत्याकांड एक बहुत बड़ा हत्याकांड था, ठीक है, तो इसलिए इस कानून को क्या बोला गया,
काला कानून बोला गया। ठीक है ना, एक बार फिर से समराइज करते हैं तो भारत सरकार शासन अधिनियम 1919 में मॉन्टेनेग्रो जो थे वो भारत के सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। भारतीय परिषद में सदस्यों की संख्या 8, न्यूनतम 8 निश्चित की गई, अधिकतम 12 निश्चित की गई। इस अधिनियम में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया और सबसे महत्वपूर्ण देखिए यहाँ पर है, महिलाओं को भी मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति मिली। पूछा जाता है किस एक्ट के तहत महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो 1919 के मॉन्टेनेग्रो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत। सिखों के लिए सांप्रदायिक यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई और द्वैध शासन प्रणाली के जनक कौन थे, लियोनस कॉर्टेस, जिसका उल्लेख इन्होंने अपनी पुस्तक किसमें किया है, डार्की में किया है। ठीक है, इसके बाद से एक एक्ट आता है 1935 का भारतीय शासन अधिनियम, जो महत्वपूर्ण शासन अधिनियम होता है। 1935 का भारतीय शासन अधिनियम को भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आइए देखते हैं 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। ठीक है, तो आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 ये सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर IMP लिख सकते हैं। भारत शासन अधिनियम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी एक्ट से बहुत सी चीज़ों को क्या कर लिया गया, लगभग 200 अनुच्छेदों को जो है कि थोड़ा बहुत संशोधन करके या कोई परिवर्तन भी किए बिना भारतीय संविधान में इसको क्या कर लिया गया है, जोड़ लिया गया है। इसीलिए 1935 शासन अधिनियम का प्रभाव भारतीय संविधान पर बहुत है। ठीक है, इसे भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों किया जाता है, तो इस समय सबसे पहली बार जो है कि भारत के संविधान निर्माण का कार्य किया गया और भारत शासन अधिनियम के तहत जो अधिनियम बनाया गया उसमें कुल 395 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियों को रखा गया। कितने अनुसूचियों को रखा गया, 10 अनुसूचियों को क्या दिया गया, रखा गया। इसके बाद से आपको पता होगा कि 1919 के मॉन्टेनेग्रो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। वहाँ पर 1935 के शासन के अधिनियम के अंतर्गत केंद्र प्रांतों को हटाकर किस में लागू कर दिया गया, तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। किस में लागू किया गया, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। द्वैध शासन प्रणाली, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली क्या कर दी गई, लागू कर दी गई। कब कर दी गई, तो 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी गई। 1919 में प्रांतों में लागू की गई और 1935 में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। उसके बाद से 1935 के ही भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत 1935 के ही भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है ना, 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत वर्मा, ठीक है ना, वर्मा वर्तमान में वर्मा को किस नाम से जानते हैं, तो म्यांमार के नाम से जानते हैं। वर्मा को भारत से क्या कर दिया गया, वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। पूछा जाता है कि वर्मा भारत से कब अलग हुआ, यानी म्यांमार भारत से कब अलग हुआ, तो 1935 में। और भारत में 2 नए स्टेट का निर्माण हुआ। पहला कौन सा था, उड़ीसा, तथा दूसरा था आपका बिहार। ठीक है ना, इन 2 स्टेटों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। कब हुआ, 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत वर्मा भारत से क्या हुआ, अलग हुआ और भारत में 2 स्टेट उड़ीसा तथा बिहार पर है। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय शासन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, या छोटा संविधान भी लिख सकते हैं। यहाँ पर छोटा संविधान के नाम से जाना जाता है। पूछा जाता है कि किस एक्ट का सर्वाधिक प्रभाव भारतीय संविधान में पड़ा है।
तो 1935 के भारतीय शासन अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव जो है वो किस पे पड़ा है, वर्तमान के भारतीय संविधान पे। जैसे कि हम बता ही चुके हैं कि 200 या 200 से अधिक अनुच्छेदों को इसमें क्या कर लिया गया है, कुछ परिवर्तन करके या फिर डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से उसे भारतीय संविधान में क्या कर लिया गया है, जोड़ लिया गया। ठीक है, आइए इसके बाद से देखते हैं 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये लास्ट अधिनियम होगा, इसके बाद एक्ट क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। स्वतंत्रता ठीक है ना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आपको बता दें कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल थे। 1939 से लेके 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद से जब ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ तो विंस्टन चर्चिल चुनाव क्या हो गया, हार गए और लेबर पार्टी की सरकार बनी और लेबर पार्टी की तरफ से क्लीमेंट एटली जो हुए भारत के क्या बने, ब्रिटेन के क्या बने, प्रधानमंत्री बने। जैसे ही क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को क्या कर दिया, पेश कर दिया। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पास होने के बाद से कैबिनेट मिशन का आगमन कहाँ हुआ, भारत हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन कहाँ आया, भारत आया। कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 3 थी। कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 3 थी। कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 3 थी। और कौन कौन से सदस्य थे, तो सर स्टे फोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है, क्रिप्स। दूसरा थे आपके लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। तीसरा थे आपके A.V. एलेक्जेंडर, ठीक है ना। इसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो इसमें अध्यक्ष जो बनाया गया वो लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस को कैबिनेट मिशन का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। कैबिनेट मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो कैबिनेट मिशन का प्रमुख उद्देश्य था भारतीय संविधान के निर्माण में भारतीयों की क्या करना, सहायता करना। इसी के अंतर्गत 1947 में ही लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में, भारत के अंतिम वायसराय के रूप में भारत आते हैं और 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत को क्या कर दिया जाता है, स्वतंत्र कर दिया जाता है। और भारत में 2 डोमिनियन स्टेट बनते हैं। पहला आपका बनता है पाकिस्तान और दूसरा कौन सा बनता है, भारत, ठीक है ना। भारत में वायसराय किसको बनाया जाता है, गवर्नर जनरल जो होता है वो भारत में जो होता है लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया जाता है और प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसी तरीके से पाकिस्तान का गवर्नर मोहम्मद अली जिन्ना बनते हैं और जो है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली बनते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान नाम के 2 डोमिनियन स्टेट का क्या होता है, निर्माण होता है। तो 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या रहता है, भारतीयों की स्वतंत्रता जो 15 अगस्त 1947 को क्या हो जाती है, मिल जाती है। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारी स्थिति जो होती है वो डोमिनियन स्टेट की स्थिति होती है। क्यों डोमिनियन स्टेट की स्थिति होती है, क्योंकि ब्रिटेन ये चाहता है कि जब तक भारतीय अपना संविधान खुद निर्माण नहीं कर लेते हैं तब तक वो मेरे देखरेख में रहेंगे। इस प्रकार से ये नहीं कहा जाना उचित होगा कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र कब हुए। अगर हमारी स्वतंत्रता की बात होगी तो 15 अगस्त 1947 को होगी, लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से स्वतंत्रता की बात करें तो हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता 26 जनवरी 1950 को मिलती है, जब हमारा संविधान बन के निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो यहीं पर जो होता है कि जो एक्टों का क्रम होता है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। भारत को स्वतंत्रता मिल जाती है और एक्ट यहीं पर क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। पार्ट 3 की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आगे के वीडियो में हम भारत के संविधान निर्माण का संविधान निर्माण का इतिहास बताएंगे कि किस प्रकार से संविधान बनाने में कितनी कठिनाइयाँ आई, कितने लोगों ने कौन कौन से कार्य के, संविधान सभा का गठन कब किया गया,
कैबिनेट अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह लेक्चर या ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।